जैसे कि हमने कल पढ़ा था। अब जेट स्ट्रीम जो है, अब इसके अंतर्गत सिस्टम क्या चलता है, तो सिस्टम का अर्थ ये होता है कि अगर कोई चीज, जैसे कि हमने कहा कि तिब्बत का जो पठार है वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसके गर्म होने के कारण तिब्बत के पठार की जो हवाएं हैं वह गर्म होकर ऊपर उठती है, और जहां से हवाएं ऊपर उठती है तो वहां पर एक वॉइड क्रिएट होता है, यानी वहां पर एक लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है। इस लो प्रेशर के बेल्ट को भरने के लिए जहां कहीं पर भी हाई प्रेशर होगा वहां से हवाएं चलेगी। तो जेट स्ट्रीम जो है वह भी, जिस प्रकार से हमने कहा कि जेट स्ट्रीम जो है वह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लाती है, यानी भारत के अंतर्गत बारिश हो रही है लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस से जो बारिश हो रही है उसको लाने में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वह जेट स्ट्रीम का रहता है। तो जिस प्रकार से हमने कहा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से यह जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल के अंतर्गत चलती है, यानी आसमान में यह हवाएं नीचे नहीं चलती है, यह ऊपरी वायुमंडल के अंतर्गत सौरमंडल के अंतर्गत चलती है। और जैसे ही यह हवाएं तिब्बत के पठार से टकराती हैं, दो भागों के अंतर्गत डिवाइड होती है, और इसकी उत्तरी शाखा तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तिब्बत के पठार के उत्तर की तरफ से निकल जाती है, और एक जो शाखा है वह नीचे की तरफ जाती है, और यही भारत के अंतर्गत पश्चिमी विक्षोभ को लाने का कार्य करती है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। और इस प्रकार से देखिएगा ये दो सीजन्स चलती है, यानी अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स के अंतर्गत जो हवाओं का या चलने की जो दिशा है वो इस प्रकार से रहती है कि विंटर्स के अंतर्गत जो स्थलीय क्षेत्र है, यानी जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इन प्रायद्वीपीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ हवाएं चल रही है। देखिए कि हवाओं की डायरेक्शन किस प्रकार से है, तो ये डायरेक्शन बता रही है कि हवा यहाँ पर इस दिशा में चल रही है, यानी यहाँ कहीं पर भी लो प्रेशर बना हुआ, तो लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है इसलिए हवाएं हाई प्रेशर से आ रही। हाई प्रेशर यहाँ है, इसका मतलब उस समय क्या है, सर्दियां, जैसे कि लिख रखा है कि विंटर के अंतर्गत भारत में इस समय क्या होती है, सर्दियां होती हैं, और सर्दियां होने के कारण यहाँ पर क्या बना हुआ, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी। अब ये हवाएं कहाँ से आ रही है, ये महाद्वीपीय क्षेत्रों से आ रही है, कंटिनेंटल एरिया से आ रही है। तो कंटिनेंटल एरिया से आने के कारण इनके अंतर्गत किसी प्रकार की ह्यूमिडिटी नहीं होती है, और ह्यूमिडिटी नहीं होने के कारण ये हवाएं बारिश नहीं करती। तो जो विंटर के अंतर्गत लिख रखा है इसे हम कहते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में केवल एक ही जगह पर बारिश होती है, वह है कोरोमंडल तट, यानी जो तमिलनाडु का यहाँ पर एक कोरोमंडल तट है, हमने कुछ तटों को बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर कोरोमंडल तट है। फिर आपके उत्तरी सरकार उत्कल है, इसी प्रकार से इस दिशा के अंतर्गत अरब सागर के अंतर्गत मालाबार है, मालाबार मैंगलोर का तट है, फिर इसका कन्नड़ का तट है, और इसी प्रकार से काठियावाड़ का तट है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर जो कोरोमंडल का तट है वहां पर केवल नॉर्थ ईस्ट मानसून से रेनफॉल होती है, बाकी ज्यादातर हाईएस्ट या 74% जो रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है। उसका फिनोमिना इस प्रकार से चलता है कि यहाँ पर तेज गर्मी है, और तेज गर्मी होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बना, और लो प्रेशर बनने के कारण हाई प्रेशर से हवाएं इस दिशा की ओर चलनी स्टार्ट हुई। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इन हवाओं की दिशा बदल जाती है, यानी ये हवाएं जो दक्षिण पूर्व से चल रही थी वे हवाएं अब दक्षिण पश्चिम से चलने लगती हैं और भारत के अंतर्गत बारिश करती है। तो ये तो रहता है कि भारत के अंतर्गत मानसून कैसे आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर चलता है जिसे कहते हैं अल नीनो। अल नीनो बेसिकली क्या है इसको हम समझ लेते हैं। अल नीनो की बात करें तो अल नीनो जो है यह हमारे मौसम के, यानी केवल और केवल भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड के मौसम को चेंज करने में सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो अल नीनो को रहता है। अब अल नीनो का नाम क्या पड़ा या किस प्रकार से कहा जाता है, तो जैसे कि लिखा हुआ है काफी एक क्रिटिकल मौसम जो सिस्टम है जो लगभग 5-10 साल के बाद इकट्ठा होता है, और इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्था, यानी मौसम जितना खराब हो सकता है उतना मौसम खराब होता है।
अब ये खराब भी किस प्रकार से होता है देखिएगा आप, कि जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है सामान्य तौर पर या नॉर्मली, जो रीजन जहां पर फ्लड की सिचुएशन रहती है, उन रीजन्स में यानी बाढ़ की सिचुएशन रहती है, वहां पर ड्राउट की कंडीशंस हो जाती है, यानी वहां पर सूखा पड़ना शुरू हो जाता है। और जहां पर फ्लड की सिचुएशन होती है, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर ड्राउट की कंडीशंस होती है, वहां पर फ्लड की कंडीशन हो जाती है, यानी एकदम से मौसम बदल जाता है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था आती है इस अल नीनो के कारण होती है। अल नीनो का अर्थ होता है बालक ईसा, यानी हम कह सकते हैं कि ये बॉय इशू है, यानी ईसा मसीह का जो जन्म है वह एक दिसंबर के यानी 25 दिसंबर के अंतर्गत क्रिसमस के आसपास ये घटना घटित होती है। तो ये लगता है कि जैसे कि आसमान के अंतर्गत घने बादल छा रहे हैं या फिर रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंतर्गत बारिश हो रही है, तो कहीं न कहीं उन्होंने इस घटना को क्रिसमस के साथ जोड़ दिया कि छोटे यीशु का जन्म हुआ है। और इसी के कारण अल नीनो, यानी इसका अर्थ जो स्पेनिश वर्ड है और इसका अर्थ होता है एक छोटा सा बालक, यीशु का जो प्रतिरूप है। कहां पर होती है ये घटना? तो पेरू, यानी जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी साउथ या दक्षिणी गोलार्ध जो है, वहां पर दिसंबर के अंतर्गत गर्मी का महीना होता है। और गर्मी के महीने के अंतर्गत जो मैन जो कोस्ट है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो पेरुवियन कोस्ट, यानी दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, वहां पर ये घटना होती है। वहां पर बेसिकली एक ठंडी धारा बहती है, उस ठंडी धारा का नाम है हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी धारा। वहां पर यानी सी सरफेस का जो वाटर का जो टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाता है। यानी जो वेस्टर्न या फिर हम ये कहें कि पैसिफिक ओशियन की वाटर का जो सरफेस का जो वाटर का जो टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर जब एकदम से चेंज हो जाए तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिलती है। ये जब भी आएगा तो क्या होगा, मानसून के आगमन के अंतर्गत जैसे कि लिखा हुआ है 5 से 12 दिन की देरी हो जाती है, यानी पूरा का पूरा मानसून जो है वह डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे होता है तो देखिएगा, हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली ये जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पर जैसे इक्वेटर और इक्वेटोरियल जो रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन का ये भाग यानी दक्षिणी अमेरिका के इस कोस्ट पर देखिएगा, हमने बार बार कहा है कि जितने भी जो कंटिनेंट है या महाद्वीप है, उसके वेस्टर्न कोस्ट पर हमें क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है। डेजर्ट भी मिलता है, यानी यहाँ पर भी डेजर्ट है। यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर आप डेजर्ट पाएंगे, अटाकामा का डेजर्ट है। यहाँ पर आप कालाहारी का डेजर्ट पाएंगे। इसी प्रकार से ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। भारत के अंतर्गत भी थार का डेजर्ट है। यहाँ पर देखिएगा एटलस के ठीक दूसरी तरफ सहारा का डेजर्ट है। यहाँ पर सोनरान और मोजावे का डेजर्ट है। तो हर कंटिनेंट में एक डेजर्ट मिलता है, और डेजर्ट जहां मिलता है वहीं उसके पास जो कोस्ट लगता है, उस कोस्ट में आपको एक कोल्ड करंट मिलती है। कोल्ड करंट का टॉपिक हमें पढ़ना है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम यानी जहां पर कोल्ड करंट है, अब यहाँ पर भी कोल्ड करंट है, तो पेरुवियन कोस्ट यानी साउथ अमेरिका का जो पेरू का कोस्ट है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, कोल्ड करंट पाई जाती है। अब कोल्ड करंट पाई जाती है यानी यहाँ पर सरफेस का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वह कम होता है। अब टेम्परेचर कम है तो वहां पर पर्सिपिटेशंस के चांस, यानी वहां पर क्लाउड, यानी वहां पर वार्म एयर जो है राइज नहीं होगी, यानी वहां पर हम कह सकते हैं कि जो गर्म हवाएं हैं वह ऊपर नहीं उठेगी। और गर्म हवाएं ऊपर नहीं उठेगी तो वहां पर बादल बनने की जो संभावनाएं है वह खत्म हो जाती है, यानी वहां पर बादल नहीं बनते, और बादल नहीं बनते तो पर्सिपिटेशन यानी बारिश होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यही कारण है कि इस रीजन के अंतर्गत रेनफॉल जो है वह बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ डेजर्ट्स पाए जाते हैं, और जब यहाँ पर सरफेस का वाटर का जो टेम्परेचर है वह इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर भयंकर बारिश होने लगती है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशंस क्या है, तो इक्वेटोरियल रीजन जो है उस रीजन के अंतर्गत देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, ये आपका साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका के अंतर्गत जो वाटर है, यानी ऊपर का जो वार्म वाटर है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया, नीचे से ठंडा पानी यहाँ पर ऊपर, यानी यहाँ का जो वाटर का जो टेम्परेचर है वह क्या है, ठंडा है।
और कम है या कम टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ का जो फिनोमिना है, यानी यहाँ पर देखिएगा नॉर्मल सी कंडीशंस है, यानी सामान्य रूप से इसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तो जहां का वाटर वार्म है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इक्वेटर के आसपास, ऑस्ट्रेलिया के आसपास का जो हिस्सा है, यहाँ पर रेड कलर दिखा रहा है, यानी यहाँ पर जो पानी है वो वार्म है। अब पानी अगर वार्म रहेगा तो यहाँ पर देखिएगा इवेपोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्म्स होंगे और बारिश होने के चांसेस यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे। लेकिन यह जो वार्म और ऊपर उठी है ये वापस सबसाइड करेगी, यानी नीचे कहाँ गिरेगी, यहाँ पर, यानी जो कोल्ड रीजन्स है वहां पर हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर बारिश के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है लेकिन यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। ये तो है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब भी अल नीनो आता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, उस ऑस्ट्रेलिया के पास का जो वार्म वाटर है वह वाटर डिस्प्लेस हो रहा है और कहाँ इकट्ठा हो रहा है, साउथ अमेरिका है उसके कोस्ट पर इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंतर्गत देखिएगा कि जो बारिश है वह बारिश का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी जहां जहां, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर वार्म वाटर है, जो वार्म वाटर जहां पर है वहां पर बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ये वार्म वाटर जो है जहां जहां रिप्लेस होगा बारिश भी वहां वहां पर रिप्लेस होगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है उससे हमारा इंडियन ओशियंस का जो टेम्परेचर है वह भी चेंज हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम अल नीनो की बात करते हैं, तो अल नीनो के अंतर्गत देखिएगा पूर्वी प्रशांत महासागर में जो पेरू का जो तट है वहां पर उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। यानी वहां पर बेसिकली ठंडा पानी मिलता है, लेकिन पेरू की जो धारा है वह वार्म वाटर को वहां पर लेके आती है, जिससे भारत के साथ ही विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में वहां का मौसम प्रभावित होता है। तो क्या होता है, तो ये जो धारा है वह पेरू के तट का जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। और उससे क्या होता है कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण, यानी भूमध्य रेखा पर वायु यानी गर्म हवा ऊपर उठ रही है और ठंडी हवा नीचे बैठ रही है, ये सिस्टम बदल जाएगा। समुद्री जल का जो इवेपोरेशन हो रहा है उसमें इरेगुलरिटीज देखने को मिलेगी। प्लवक जिसे प्लैंकटन कहा जाता है उसकी मात्रा में कमी। अब प्लवक जो है जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है, फाइटोप्लैंक्टन एक समुद्र में पाई जाने वाली छोटी सी घास है, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इसी घास को खाने वाले छोटे छोटे से जीव होते हैं, उसे हम जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। और इन्हीं जू प्लैंक्टन्स को खाने वाले जो होते हैं वो मछलियां होती हैं, और मछलियों के पीछे पीछे आते हैं मछुआरे। तो अगर वो घास मर जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण प्लवक यानी ये जो प्लैंक्टन्स है वह भी मरने लगेंगे। और जब घास और जो प्लैंक्टन्स दोनों जो प्लैंक्टन्स है दोनों मर जाएंगे, तो वह मछलियों का खाना है और मछलियां भी इसमें धीरे धीरे कह सकते हैं मरने लगेगी, तो वहां पर मछलियों की संख्या घट जाएगी। तो एक सिचुएशन यानी जिस जगह पर ठंडा पानी है वहां, या जो स्वेलो वाटर है कम गहराई वाला वाटर है, तो वहां पर मछलियों को पनपने की एक आदर्श व्यवस्था मिलती है। लेकिन जब इस प्रकार से गर्म पानी वहां पर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर मछलियां मरने लगती हैं, तो फिशिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर प्रभावित होती है। फिर क्या होता है आगे, तो देखिएगा, तो इस प्रकार से व्यवस्था होने के कारण आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, बोर्ड नहीं है बाकी मैं आपको समझाता कि यहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे ही यहाँ का वाटर कैन, तो हिंद महासागर के अंतर्गत देखिएगा कि एक व्यवस्था पाई जाती है, यानी एक टेम्परेचर चाहिए, जितना टेम्परेचर हो तो भारत के अंतर्गत अच्छी बारिश होती है, तो वह टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर टेम्परेचर डिस्टर्ब होता है तो भारत में जब बारिश आती है, यानी भारत में जो बारिश आती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आती है। और जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है अल नीनो के कारण सिस्टम बिगड़ जाता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के अंतर्गत समाप्त हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है, जिससे भारत का मानसून डिस्टर्ब होता है। इसी से संबंधित है ये हिंद महासागरीय डाइपोल, जिसे आईओडी कहा जाता है शॉर्ट में, आईओडी इंडियन ओशियन डाइपोल्स। ये डाइपोल्स इसी अल नीनो से रिलेटेड करता है। अब किस प्रकार से होता है, तो जैसे कि हमने कहा कि गर्मी के दिनों में हिंद महासागर की जलीय सतह, यानी हिंद महासागर की जो वाटर का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वह अलग अलग स्थिति को दिखाता है, और ऐसी स्थिति में उसको डाइपोल कहता है, यानी बिगड़ना। इसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है। यह अल नीनो को प्रभावित करता है, यह अल नीनो को प्रभावित करता है जिससे भारतीय मानसून भी प्रभावित होता है। अब दो प्रकार के हैं, एक तो है सकारात्मक और एक नकारात्मक। अब सकारात्मक नकारात्मक यानी नेगेटिव आईओडी
और एक है पॉजिटिव। अब देखिएगा पॉजिटिव की स्थिति क्या रहेगी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो है, यानी PIOD या पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की अगर हम बात करें, तो उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर यानी हिंद महासागर का जो अरब सागर का जो हिस्सा है उसका टेम्परेचर पूर्वी हिंद महासागर के सामान्य से अधिक होता है। यानी अगर अरब सागर का जो टेम्परेचर है वह हिंद महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी अपेक्षा अधिक हो तो वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसलिए यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव रहता है तो भारत में अच्छी बारिश होती है। इसी प्रकार से अगर ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव किस स्थिति में रहेगा कि उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर जिसे हम अरब सागर कहते हैं, वहां का तापमान सामान्य से कम यानी उसका पानी जो है वह ठंडा हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कैसे कहें यहाँ पर प्रतिकूल स्थिति होगी, यानी भारत के अंतर्गत जो बारिश होने की जो संभावना है वह न के बराबर हो जाती है। इसको भी हम ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत वापस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा कि आईओडी की सिचुएशन किस प्रकार से। अब देखिएगा, अब नॉर्मल कंडीशंस यानी नेगेटिव फेज, अब नेगेटिव फेज के अंतर्गत देखिएगा कि भारत का ये हिस्सा वार्मर देन नॉर्मल, यानी यह हिस्सा जो इंडोनेशिया और मलेशिया के पास का जो हिस्सा है वह अगर ज्यादा गर्म हो जाता है और अरब सागर का जो हिस्सा है कूलर देन नॉर्मल यानी नॉर्मली जितना रहता है उससे ठंडा हो जाता है, तो सारी की सारी जो बारिश होती है वो कहां पर होने की स्टार्ट हो जाती है, वह इंडोनेशिया के क्षेत्रों में, या फिर कह सकते हैं इंक्रीजेज चेंज चांस ऑफ रेन, यानी नेगेटिव फेज जो होगा वो यहाँ पर बारिश की संभावना को बढ़ा देगा। और ठीक उसके विपरीत स्थिति यानी रहेगी, यानी जो पॉजिटिव फेस रहेगा तो पॉजिटिव फेस के अंतर्गत देखिएगा यहाँ का बगन यानी यही जो बारिश है वह यहाँ पर होनी चाहिए थी, यानी इंडियन ओशन के अंतर्गत आपके अरब सागर के अंतर्गत होनी चाहिए थी, तो वो यहाँ ना होकर कहाँ पर हो रही है, इंडोनेशिया के ऊपर हो रही है। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना है या जो सिस्टम है वह इस अल नीनो के कारण हो जाता है। ऑफलाइन के अंदर इसको और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है गैप ऑफ मानसून। गैप ऑफ मानसून का अर्थ होता है कि बारिश जो है यहाँ पर लगातार नहीं होती है, तो उसके बीच में जब गैप आता है तो उसे मानसून विच्छेद कहते हैं। तो मानसून की अवधि यानी मानसून की अवधि अगर भारत के अंदर बात करें तो मध्य जून से मध्य सितंबर तक ये भारत में बारिश करती है, तो कुछ सप्ताह के लिए बीच में बारिश रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को मानसून विच्छेद या गैप ऑफ मानसून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ये क्यों होता है या गैप किस प्रकार से आता है, तो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, अगर वेस्टर्न कोस्ट पर जो ह्यूमिड विंड्स है, जिस हवाओं के अंतर्गत नमी है वह तट के समांतर यानी पैरेलल बहेगी, तो क्या होगा कि जो क्रॉनिकल रेनफॉल है वो नहीं हो पाएगा। क्रॉनिकल रेनफॉल का अर्थ होता है कि अगर वो पर जहां जब तक वो पहाड़ से टकराएगी नहीं यानी पश्चिमी घाट से टकराएगी नहीं तो उस समय तक वहां पर बारिश नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत अगर वो पैरेलल चलने लगती है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बारिश नहीं होगी, और अगर वही टकराएगी वेस्टर्न घाट से टकराएगी तो ऐसी स्थिति में बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत के मैदान यानी जो गंगटिक प्लेन है वहां पर ITCZ में परिवर्तन यानी ITCZ वहां पर अगर नहीं बनता है तो वहां पर मानसून अट्रैक्ट नहीं होगा। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ एक प्रकार का लो प्रेशर का बेल्ट है जो सूर्य के स्थान बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। यदि सूर्य कर्क रेखा पर है तो कर्क रेखा पर लो प्रेशर बनेगा, अगर वह भूमध्य रेखा पर है तो भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर बनेगा। तो अगर लो प्रेशर का बेल्ट चेंज होता है तो मानसून कई बार रुक जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी यानी अगर जो चक्रवात आता है वो कम आते हैं, तो इस प्रकार से मानसून विच्छेद यानी आज 2 दिन बारिश हुई फिर हफ्ते भर बारिश नहीं हुई फिर वापस 4-5 दिन के बाद बारिश हो जाए तो एक गैप आ जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान में वायुमंडल की निचली परतों में यानी जो क्षोभ मंडल है तो वहां पर तापीय विलोमता के प्रभाव से आर्द्र वायु के आरोहण के अंतर्गत बाधा उत्पन्न होती है, यानी जो ह्यूमिड जो एयर है वह राइज अप नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वहां पर बारिश होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये रीजन है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ इस प्रकार से दिया जाता है कि मानसून सीजन के अंतर्गत बीच बीच में बारिश का रुक जाना
मानसून विच्छेद कहलाता है। फिर है मानसून निवर्तन, रिट्रीट ऑफ मानसून। निवर्तन का अर्थ होता है मानसून का वापस लौटना। अक्टूबर नवंबर यानी मध्य सितंबर तक भारत में जितनी भी जो बारिश होती है वह हो जाती है। अब अक्टूबर और नवंबर का महीने का अगर हम बात करें तो सूर्य की स्थिति इस समय कहां पर हो जाती है, तो सूर्य जो है इस समय कर्क रेखा को छोड़ चुका होता है। भारत के अंतर्गत ये सर्दियों का समय, तो ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, यानी सूर्य अक्टूबर और नवंबर में कहां पर है, वह भूमध्य रेखा को पार करके मकर रेखा की तरफ बढ़ रहा है और दिसंबर में वह मकर रेखा पर पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ITCZ है वह कहां पर बन रहा है, यानी लो प्रेशर कहां बन रहा है, मकर रेखा के अंतर्गत बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मानसून की हवाएं लौटती है, क्योंकि भारत में उस समय क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर होने के कारण हवाएं यहाँ से लौट जाती है और इस प्रकार से लौटने को मानसून का निवृत्तन या फिर रिट्रीट ऑफ मानसून कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य का दक्षिणायन यानी सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ता है, तो गंगा के मैदान पर निर्मित जो लो प्रेशर है, जो ITCZ है, वह खिसक कर दक्षिण की तरफ चला जाता है, यानी वह धीरे 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 जैसे जैसे ITCZ जो है वह धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगी, वैसे वैसे कह सकते हैं कि ये निवर्तन होता रहेगा। यानी लो प्रेशर कहां पर, जब लो प्रेशर देखेगा, जैसे कि हमने कहा कि मानसून का लौटना, मानसून का लौटना किस प्रकार से होता है, जहां कहीं पर भी सन वर्टिकली होगा वहां पर लो प्रेशर होगा। तो सन जब कर्क रेखा पर है वर्टिकल, तो वहां पर लो प्रेशर बन रहा है, इसलिए वहां पर मानसून विंड्स जो है अट्रैक्ट हो रही है। वैसे फिर जैसे ही दक्षिण के अंदर, जैसे कि अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात करें, तो लो प्रेशर जो है वह साउथ की तरफ बढ़ रहा है, साउथ से वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, यानी वह इक्वेटर की तरफ जा रहा है। तो सूरज जहां जहां पर होगा वहां पर लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर यानी अक्टूबर नवंबर की अगर हम बात करें तो हम देखिएगा, जैसे कि सितंबर के अंदर जो सन जो रहता है वर्टिकली कहाँ चमकता है, वह इक्वेटर पर चमकता है। तो इक्वेटर जो चमकता है, इक्वेटर भारत से लगभग 876 किलोमीटर नीचे की तरफ है, यानी भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रहा है, लेकिन 0 डिग्री पर क्या है, इक्वेटर है। अब सूर्य जो है वह कहां पर है, इक्वेटर पर है। तो ऐसी स्थिति में लो प्रेशर भी कहाँ होगा, जहां पर सूर्य होगा। तो सूर्य जहां पर है वहां पर लो प्रेशर है, यानी भूमध्य रेखा के स्थान पर क्या है, लो प्रेशर है। और इसी समय भारत में क्या है, हाई प्रेशर है। तो इसलिए जो गंगा के मैदान पर जो लो प्रेशर था वह धीरे धीरे दक्षिण की तरफ चलना लगता है, इसलिए जो दक्षिणी पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है और उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ पर स्टार्ट होता है। दिसंबर तक आते आते लो प्रेशर जो है वह भारतीय महाद्वीप से पूरा हट जाता है, यानी भारत से लो प्रेशर हट गया। तो लो प्रेशर हट गया तो भारत की तरफ से कोई हवा नहीं, यानी भारत से अब भारत की तरफ कोई हवा नहीं जाएगी, सारी की सारी जो हवाएं हैं वह दूसरी तरफ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, निवर्तन के समय आकाश साफ हो जाता है, जैसे कि अभी हम वर्तमान के समय के अंदर देखिएगा, अगर साइक्लोनिक सिचुएशन नहीं है तो आपको मौसम एकदम साफ दिखेगा, तापमान अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जमीन अभी भी नमी धारण किए हुए है, यानी जमीन के अंतर्गत आपको ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। इस कारण यहाँ पर आपको थोड़ी सी उमस भी देखने को मिलेगी, यानी अक्टूबर नवंबर का जो समय रहता है उस समय आपको ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसी कारण इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। यानी हिंदी माह के हिसाब से अक्टूबर नवंबर का जो समय रहता है वह कार्तिक मास के हिसाब से जाना जाता है, और इस कारण कहा जा सकता है कि इस समय आप यहाँ पर बहुत ज्यादा उष्मा, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी देखने को मिलेगी, इसको कार्तिक मास की उष्मा भी कहा जाता है। तो जैसे मानसून लौटता है, उत्तर भारत के अंतर्गत मौसम शुष्क रहता है, अभी वर्तमान की स्थिति को आप देख सकते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत देखिएगा, जैसे कि हमने कहा कि कोरोमंडल जो तट है वहां पर इस समय बारिश देखने को मिलती रहती है। क्यों कारण है कि कई प्रकार के जो चक्रवाती तूफान है वह पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार से टकराते हैं, इस कारण, और कोरोमंडल के तट पर जो बारिश होती है वह इन्हीं चक्रवातों के कारण होती है। तो इस प्रकार के चक्रवात जो है वह अरब सागर के अंतर्गत कम उठते हैं, लेकिन बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट होता है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।